आज के क्लास में हम लोग बृहद हिमालय के संबंध में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय यह जो है हिमालय के मुख्य भाग के अंतर्गत आता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को पढ़ा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के संबंध में पढ़ा। यह जो ट्रांस हिमालय है इसका तो निर्माण हिमालय पर्वत के पहले ही हो चुका था और जो है हिमालय पर्वत का जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसके मुख्य भाग को हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। उस मुख्य भाग के अंतर्गत बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं वाह्य हिमालय आता है। वाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय आता है। तो इस क्लास में हम लोग आज बृहद हिमालय के संबंध में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय, सबसे पहले बृहद हिमालय के कुछ और नाम हैं जिनके बारे में हमको जानना बहुत आवश्यक है। इसको हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और आंतरिक हिमालय। इस तरह से जब कभी भी प्रश्न के अंतर्गत हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और महान हिमालय एवं आंतरिक हिमालय के संबंध में पूछा जाता है तो आपको यह समझ जाना है कि हमसे जो है महान हिमालय के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका आंसर देने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले इसका जो विस्तार है, विस्तार नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा यह पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है नामचा बरवा। तो इसका जो विस्तार है कहां से कहां तक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी गार से लेके जो है ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ तक फैला हुआ है। कहां तक, ये इस तरह से, यहां इस तरह से फैला हुआ है और यह पर्वत के रूप में एक दीवार की भांति चाप बनाता है। चाप के रूप में सिंधु नदी गार से लेके ब्रह्मपुत्र मोड़ तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है। इस तरह से नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक जो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई के संबंध में 120 से 190 किलोमीटर, अर्थात कहीं इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर है और कहीं 190 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। 6100 मीटर इसकी ऊंचाई है। हमने हिमालय की भी औसत ऊंचाई पढ़ा है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, संपूर्ण हिमालय की देखा जाए तो 6000 मीटर है ना। 6000 मीटर हमने पिछले क्लास में इसको देख लिया है। इसको जानने के लिए आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जो मुख्य विशेषता है कि विश्व की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। मतलब विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो अब यदि टॉप 10 का देखा जाए, 10 जो है टॉप 10 में देखा जाए ऊंचाई के आधार पर, तो उसमें से लगभग 7-8 जो चोटियां हैं वो इसी श्रेणी में पाई जाती है। इसकी जो मध्य श्रेणी है, मध्य में नेपाल का जो भाग है उसमें सबसे
ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। अभी जो सर्वे हुआ है चीन और नेपाल ने मिलकर किया है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ बढ़ा हुआ दिखाया है, 8,848.86 मीटर दिखाया है, लेकिन अभी जो माना गया है 8,848 मीटर ही माना जाता है। इसमें देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वह विशेषकर चोटियों के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उत्तरांचल की और नेपाल की, तो नेपाल में और कभी कभी यह पूछ लेता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए किसकी? चोटियों की। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरांचल की चोटियों को देखेंगे। उत्तरांचल की चोटियों का जो क्रम है वह कौन सा है? क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले उत्तराखंड का जो ये भाग है यही इसी के आसपास है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे पश्चिम में कौन सा है? बंदर पूछ। सबसे पश्चिम में कौन सा है? बंदर पूछ पर्वत है। उसके बाद बद्रीनाथ है, उसके पूरब में कौन सा है? बद्रीनाथ है। इसके बाद कामेता आता है, इसके बाद दूनागिरी, फिर नंदा देवी और त्रिशूल। ये बद्रीनाथ जो है 4 धामों में एक हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल भी है, एक चोटी भी है। ठीक है, और है इसमें महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं, जैसे केदारनाथ है और जो है। अब ये देखिए, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो आप इधर से जब जाएंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ तो ये क्रम बनेगा इसका, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। तो सिविल सर्विसेज की परीक्षा में यह पूछा जाता है, छोटी मोटी परीक्षाओं में एसएससी वगैरह में पूछा जाता है। ये पूछ लेगा कि किस श्रेणी का पर्वत है, या नंदा देवी के बारे में पूछ ले। विशेष रूप से ये नंदा देवी, बंदरपूछ से जो है ग्लेशियर भी है, वहां जो है यमुनोत्री ग्लेशियर जिससे यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से इस श्रेणी के अंतर्गत हम लोगों ने पश्चिम से पूर्व जाते हुए जो चोटियां पाई जाती हैं उसके संबंध में देखा। इसको याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। फिर हम लोग इधर नेपाल में जाते हैं। नेपाल में जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं नेपाल की, तो उसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? धौलागिरी। उसके बाद कौन सा है? अन्नपूर्णा। फिर है मंसालू, फिर है गौरी शंकर, फिर है वही माउंट एवरेस्ट, मकालू है, मकालू के बाद जो है कंचनजंगा है। इस तरह से पश्चिम से पूर्व जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उनका यह क्रम है। आप इस क्रम को याद रखिएगा क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में इसको पूछा जा सकता है क्रम से। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है?
8,848 मीटर है। इसको कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। इधर नंदा देवी की जो ऊंचाई है उसको ये पूछ लेता है 7817 मीटर, मतलब 7,817 मीटर। ठीक है, कभी कभी कंचनजंगा की भी ऊंचाई पूछ लेता है। कंचनजंगा की 8,598 मीटर है। तो कुछ मुख्य जो चोटियां हैं उनके बारे में इसकी ऊंचाई पूछ लेता है, और बहुत सारे चोटियों के बारे में उसकी ऊंचाई नहीं पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेस्ट के बारे में हम लोगों को और कुछ जानना है। एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? चोमोलुंगमा। इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, अर्थात इसको पर्वतों की रानी भी कहा जा सकता है। फिर नेपाली भाषा में इसको सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, सागर माथा भी किसका नाम है? इसका संस्कृत में इसको देवगिरी कहा जाता है। देवगिर कहा जाता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में इसमें बहुत सारे जो है हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद, जिससे बहुत सारी हिमनदियां निकली, नदियों का जन्म हुआ है। तो कुमाऊं में देखा जाए तो कुमाऊं में मिलाम और गंगोत्री, गंगोत्री नदू के पास, नदू पर ही जो है यहाँ गोमुख है, जिससे गंगा नदी निकली हुई है, जो गंगोत्री हिमनद है वहां से निकली है। इसके बाद सिक्किम में जैमू हिमनद। इन सबों की जो लंबाई है वो लगभग 20 किलोमीटर से भी अधिक है। इधर देखिए, जम्मू कश्मीर में जो हिमनद है वो बहुत ऊंचाई पर है। 2440 मीटर ऊंचे जम्मू कश्मीर में, और 3960 मीटर जो है इधर नेपाल में, मध्य हिमालय में जो हिमनद है, जो ग्लेशियर है, वो बहुत ऊंचाई पर है। अब देखिए, इसके अंदर इसमें जो है बहुत सारे दर्रे भी स्थित हैं। दर्रों के बारे में भी हम लोग जान लें। बुर्जिल दर्रा ये कश्मीर में है। जोजिला ये लद्दाख में है। बारालाचा और शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है, और थागला ये उत्तराखंड में है। नाथुला तथा जलेपला ये सिक्किम में है। सिक्किम, इस तरह से ये बहुत सारे दर्रे भी इस महान हिमालय में विद्यमान है। देखिए, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह इस
चोटी में जो सबसे अधिक आपको जो है औषधि सेल मिलेंगे। औषधि सेल के का उदाहरण है ये। तो इसका जो निर्माण हुआ है ना, वो जो है दो भूखंडों के दबाव के कारण हुआ है। पहले यहाँ जो जैसे दो भूखंड थे, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड का भाग ये दक्षिण भारत का भाग है। तो ये जो है ऊपर यूरेशियाई प्लेट, दोनों एक दूसरे की तरफ खिसक रहे थे और बीच में था टेथिस सागर। और टेथिस सागर में जो मलबा, मिट्टी, कण पड़ा हुआ था, वो दबाव के कारण धीरे धीरे उठने लगा और उसमें मोड़ पड़ने लगे और उठते उठते हिमालय पर्वत का रूप ले लिया। तो इस तरह से जो ये मुख्य हिमालय की श्रेणियां हैं। अब जैसे हमने महान हिमालय के संबंध में पढ़ा, इसके बाद इसके समानांतर जाएंगे ना तो लघु हिमालय है। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद इसके समानांतर जो है वायु हिमालय या शिवालिक हिमालय है। तो ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो स्थान है, जो दरार है, वो दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो ये जो महान हिमालय है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। किससे? महान हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो इस तरह से इन तथ्यों को आप याद रखिए, पूरी चोटियों को याद रखिए। विविध परीक्षाओं में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बृहद हिमालय के संबंध में पढ़ा है।